नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानी इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज के भाग में हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इस अधिनियम में 1853 के अधिनियम में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिन्होंने हमारे आज की भारतीय राज्य व्यवस्था को बनने में एक प्रारूप दिया है, एक बेस दिया है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमने जाना 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और दोस्तों इसी में ये 1853 का अधिनियम है। ठीक है दोस्तों जी, ये इसमें खास बात ये थी कि ये लास्ट चार्टर था। लास्ट चार्टर कैसे? इस चार्टर का मतलब दोस्तों होता परमिशन, कि लास्ट परमिशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लास्ट परमिशन कैसे? जैसे कि हम जान रहे हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ये उधर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आते हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे उनके ट्रेड का जो टेन्योर है वो हर एक कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि 1600 में जब आए थे तो इनको जो है 15 ईयर्स का क्या मिलता है, एक्सटेंशन मिल जाता है। तो जैसे टेन्योर ख़त्म होता है इनको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, फिर ख़त्म होते फिर अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये हर बार अपनी पावर्स को रिन्यू करा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी इतनी भ्रष्ट हो जाती है, इतना अतिक्रमण करती है वो, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें उतरना पड़ता है। फिर वो 1773 का जो हमने पहला अधिनियम किया था दोस्तों, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। उसका मतलब यही था रेगुलेट करना। अब रेगुलेट किसको कर रहे हैं? मतलब कंपनी को, क्योंकि ये भ्रष्ट हो चुके थे। अब इनके अंदर बहुत सारा करप्शन आ गया था, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे चीज़ों को। तो उसको रेगुलेट करने के लिए फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हर बार कुछ न कुछ नया करते जा रही थी, जिसमें इन्होंने इस बार कुछ और ही ज़्यादा नया कर दिया दोस्तों। और ये कर दिया कि ये इनके लिए लास्ट अधिनियम था। लास्ट कैसे? क्योंकि कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन तो दे दिया कि आप रूल करो, लेकिन दोस्तों इन्होंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको इतने टाइम तक रूल करना है। जैसे कि हमने अभी इसके पिछला जो अधिनियम किया था 1833, वहाँ पर हमने ये जाना था कि इनको 1833 के अधिनियम के तहत 20 साल के लिए परमिशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इनको कोई टाइम लिमिट नहीं मिलती है दोस्तों। तो टाइम लिमिट न मिलने का रीज़न क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि साफ साफ एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन ये है कि अब आपका टाइम कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप था कि ये कंप्लीटली कैसे इनको अब ख़त्म करें, कैसे इन पे कंट्रोल करें। तो ये इनका लास्ट चार्टर था। ये हमें ध्यान रखना, 1853 का जो चार्टर था, जो परमिशन था दोस्तों, ये लास्ट एक्ट था। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरी बात ये थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि आपको याद होगा कि 1784 के अधिनियम में हमने ये पढ़ा था, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, कि वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट दो बॉडीज़ बनाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के 24 लोगों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें से वो कंपनी के हित की बात करते हैं। ब्रिटिश जो वहाँ से कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, उसको फ़ायदे के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन पर निगरानी रखता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से वो 1784 के तहत इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस बार 1853 के अधिनियम के तहत ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 24 मेंबर्स हुआ करते थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के, अब इसमें ये इनकी संख्या घटा के 18 कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन 18 में से भी 6 मेंबर्स आउट ऑफ 18 जो हैं, वो 6 तो सिर्फ आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज करके भेजेगी, वो लोग होंगे। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि पहले ही आपके पावर 24 थी, 24 वोट्स थे आपके पास में, अब उसको घटा के 18 कर दिए जाते हैं, और उन 18 में से भी 6 वोट तो ब्रिटिश के हैं। तो मतलब कितना आपको कंट्रोल कर दिया गया है, ये समझने की बात है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पहला तो हमें ये समझ में आया कि लास्ट चार्टर था। दूसरा ये समझ में आया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या थी वो घटा के कर दी गई 18, जिसमें से 6 तो सिर्फ ब्रिटिश के थे। उसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों, जहाँ से कई चीज़ें हमारे संविधान से रिलेट करती हैं, वो है एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर दोस्तों बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ती है, देखिए कैसे। उसको बढ़ने का जैसे ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे एक मिनट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक्सपेंशन ऑफ पावर में 2 बॉडीज बनाई जाती है दोस्तों। इनकी जो इकाइयाँ होती है ना काम करने की गवर्नर जनरल की, अब उसको बांट दिया जाता है दोस्तों। एक तरफ प्रशासनिक इकाई कर दी जाती है एग्जीक्यूटिव्स की,
और एक तरफ लेजिस्लेटिव्स की, जो नियम बनाते हैं और जो नियम को लागू कराते हैं। जैसा जो हमारा आज का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम तो यही है ना कि जो काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव्स, तो इस तरह से हमारा प्रशासनिक परिषद और विधायी परिषद जो वो प्रारूप बना था देश में पहली बार। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस एक्ट के तहत देश में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, तो दोस्तों वो है चार्टर एक्ट 1853 है। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं, देखिए क्या क्या इसमें जो वो बदलाव आते हैं इस अधिनियम के तहत। देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो था दोस्तों, इसमें देखिए पहले इसके लिए हमें पहले 1773 को जानना है। 1773 में क्या होता है, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है दोस्तों, इसके पास पावर्स बढ़ जाती हैं। तो इसको जब पावर्स बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमको पता है स्पाइडरमैन तो सबने देख रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब पावर बढ़ती हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, इसको क्या होता है, इसको हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की टीम में 4 एग्जीक्यूटिव उस टाइम रखे जाते हैं। ठीक है, 4 एग्जीक्यूटिव उस टाइम इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो 1784 का जो अधिनियम आता है पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या कर देता है, इनकी जो संख्या 4 है ना, 4 से 3 कर दिया जाता है, एक नॉन परमानेंट मेंबर हो जाता है। तो मतलब ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस टाइम उसकी टीम में 4 मेंबर थे, लेकिन जो 1774 का एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत 3 कर दिए जाते हैं। लेकिन जो ध्यान देने की बात यह है कि अब वही संख्या 1853 के तहत जो एक्ट आता है उसमें अब ये 4 कर दिए जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो इसके गवर्नर जनरल की जो पावर बढ़ाई गई थी दोस्तों, अब जैसा कि देख रहे हो कि 2 इकाइयाँ बनाई गई थी, प्रशासनिक और लेजिस्लेटिव। इसकी टीम में यहाँ पर 4 मेंबर्स थे और इनकी टीम में यहाँ पर 12 मेंबर्स थे। इन 12 में 4 तो ये हो गए, ठीक है, एक गवर्नर जनरल हो गए, उसके बाद में एक कमांडर इन चीफ, एक मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, और उसके बाद में एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट बाय बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हो 4 जो आपके प्रोविंसेस हैं इनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि दोस्तों यह देश में पहली बार ऐसा होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में कि नियम बनाने वाले ग्रुप में कि पहली बार लोकल गवर्नमेंट को, लोकल लोगों को भी यूज़ किया गया था सरकार को बनाने में, उसके नियम को बनाने में। तो प्रश्न यहाँ से आ जाए कि पहली बार कब जो है लोकल लोगों को यूज़ करके जो है एक गवर्नमेंट को बनाने का काम किया गया था, कब लेजिस्लेशन में वहाँ पे लोकल प्रोविंसेस को यूज़ किया गया था। तो वो आपका यही 1853 का एक्ट था। और इसमें 4 पता कौन कौन है, बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है। दोस्तों इस तरह से अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम देश में पहली बार इंक्लूड होता है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि पहली बात तो ये कि लास्ट चार्टर था, दूसरा हमने ये जाना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई, जिसमें से 6 तो ब्रिटिश के थे। तीसरा हमने ये समझा कि जो गवर्नर जनरल की पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वो बढ़ा दी गई। अब इसमें 2 इकाइयाँ बना दी गई, एक प्रशासनिक इकाई और एक विधायी इकाई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके तहत काम बढ़ गया, एक टीम में आपके 4 तो एग्जीक्यूटिव थे और एक गवर्नर जनरल, और दूसरी साइड में क्या थे, 12 मेंबर्स थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इधर पे एक ये पावर हम पता चल गया। अब जिससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे 2 काम और होते हैं। एक तो ये कि देश का पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, दूसरा ये कि पहली बार लेजिस्लेशन में लोकल प्रोविंसेस का, लोकल गवर्नमेंट का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक जानते हैं कि क्या और होता है इस एक्ट के तहत। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको पावर मिल जाती है कि आप अपने अंदर गवर्नर को रिक्रूट करो, सो दैट आप बंगाल को मैनेज कर पाओ। क्योंकि जब आपका ये 1833 के तहत जब क्या किया जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, तो बंगाल में मिस मैनेजमेंट टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए साथ में क्या होता है, कई और प्रोविंसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। सिंध प्रांत हो गया, ये भी इसमें बाद में ऐड होता है। तो ऐसे जब नए स्टेट्स इंक्लूड होते हैं तो इनको मैनेज करने की पावर चाहिए होती है, तो अकेले मैनेज करने की दिक्कत होती है। तो इस एक्ट के तहत क्या है, तो उनको पावर दे दी जाती है कि आप गवर्नर को रिक्रूट करो, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रिक्रूट कर सकते हो। हालांकि ये तब तक तो नहीं होता, लेकिन 1859 के आसपास जो है ये पहली बार प्रांत पंजाब के लिए इसे गवर्नर रिक्रूट किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से ये समझ में आता है
कि अच्छा ये ध्यान रखना है कि ये जो गवर्नर अपॉइंट होना था ये गवर्नर जनरल से डिफरेंट है, उससे छोटी पोस्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। और उसके बाद में सबसे लास्ट दोस्तों ये होता है जो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बाद में एम करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों पहले तो हमको ये जानना है, जो हमने 1833 का अधिनियम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था देश में पहला लॉ कमीशन मैक्यूले के थ्रू आता है, लॉर्ड मैक्यूले के थ्रू। दोस्तों उन्होंने उस बिल में ये भी पास किया था कि करवाने की कोशिश की थी कि देश में ओपन कंपटीशन हो, हर इंडियन को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस मिले, जो मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो। लेकिन उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेशर की वजह से ये बिल वापस हो जाता है। लेकिन दोस्तों 1853 के अधिनियम में ऐसा नहीं होता है। 1853 में ये पास होता है और इंडियन लोगों को ओपन पार्टिसिपेशन का दोस्तों मौका मिलता है आईसीएस में भर्ती होने का। और ये जो टीम बनती है दोस्तों, ये बनती है लॉर्ड मैक्यूले के अंदर, ठीक है, 1854 में गठित हो जाती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि जो आईसीएस है इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उस टाइम जो ये सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 24 मेंबर्स थे, बाद में 18 कर दिए गए इस एक्ट के तहत, इनके पास पावर्स हुआ करती थी, ये अपने बंदों को रिक्रूट करते थे। जो मेन कंपनी को भ्रष्ट होने का रीज़न भी यही है, जो डिजर्विंग नहीं है आप उसको कंपनी में शामिल करोगे तो क्या होगा, आपको लॉस ही होगा, जो कि यहाँ पे ऐसा होता दिखाई पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इनको इस जो इनको पैट्रोनेज मिला था, जो इनको पैतृक संपत्ति की तरह मिली थी, अब इनका अधिकार वंचित कर दिया इस अधिकार से कि आप ऐसा इसमें डायरेक्टली इंडियन सिविल सर्विसेज से अपॉइंट नहीं हो सकते। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ वही जाएगा जो फिट है, ओनली द फिटेस्ट शुड सर्व द इंडियन सिविल सर्विसेज, शुड बी अपॉइंटेड टू दैट इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि पहली बार सिविल सर्विसेज का ओपन में कंपटीशन के लिए यहाँ पे बिल पास होता है, लॉर्ड मैक्यूले के अंदर होता है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पैट्रनेज से उनको वंचित कर, डिप्रीव्ड मतलब वंचित कर देना, वंचित कर दिया जाता है कि आप अपने लोगों को इसमें इंक्लूड करोगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। एक बार फटाफट जिस्ट है ये आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसकी पीडीएफ भी डिमांड कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए पहले हमने ये देखा कि लास्ट चार्टर था, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किए जाते हैं जो गवर्नर जनरल से डिफरेंट होते हैं। और लास्ट चार्टर के तहत क्या होता है कि इनको टाइम तो मिलता नहीं है, कोई की स्पेसिफाइड टाइम, आपको इतने टाइम तक आपके पास समय है। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी जाती है, 2 इकाइयाँ बन जाती है, एक प्रशासनिक इकाई और एक आपकी विधायी, एक काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव। उसके बाद आपका क्या होता है, पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट टाइम लोकल पार्टिसिपेशन होता है लेजिस्लेशन का काउंसिल में, जहाँ 4 प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनके आईसीएस में भर्ती होने का जो इनको पैट्रोनेज मिला हुआ था उससे इनको वंचित कर दिया जाता दोस्तों। और ओपन आईसीएस रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पे सिर्फ फिटेस्ट शुड कम और शुड बी अपॉइंटेड। उसके बाद में क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर जो उनकी संख्या 24 थी उसको घटा के 18 कर दिया जाता है, जिसमें से 6 तो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के ही होते हैं। दोस्तों आज के भाग में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको इससे आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। दोस्तों शेयर दिस चैनल, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम भी करती है। अगर आपको पीडीएफ और इंस्टेंट वीडियोज़ के लिए ये चैनल, टेलीग्राम चैनल और मेरा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।